यहाँ पे हमने पढ़ा कि आईटीसी का थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझा कि भाई आईटीसी कैसे अवेलमेंट होता है, यूटिलाइजेशन होता है। अवेलमेंट का मतलब है कि सर जब आप जीएसटीआर 3D में गवर्नमेंट को बोलोगे कि भाई मेरे जीएसटीआर 2D में इतना आईटीसी पड़ा है वो मुझे दे दो, तो गवर्नमेंट आपके जीएसटी पोर्टल के ऊपर जो आपका अकाउंट है वहाँ पे जमा कर देगी, डिपॉजिट कर देगी। तो सर ऐसे केस में आपको क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। तो ये तो हो गया आईटीसी अवेलमेंट। अब उसका यूज करके जब आप अपनी लायबिलिटी को पे करोगे उसे बोलते हैं आईटीसी यूटिलाइजेशन। तो ऐसे केस में उसे आईटीसी यूटिलाइजेशन बोल दिया जाएगा। सर कौन ले सकता है, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल टू अवेल आईटीसी, अगर आप अपने बिजनेस के लिए यूज करने वाले गुड्स और सर्विसेज को तभी आप आईटीसी ले सकते हो, और अगर आप गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हो जीएसटी में तभी आप आईटीसी क्लेम कर पाओगे। अब कुछ कंडीशंस हैं आईटीसी अवेल करने के लिए, क्या है सर? एक तो आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वैलिड टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। कौन कौन से होते हैं सर? इनवॉइस, रिवाइज्ड इनवॉइस, डेबिट नोट, इनवॉइस इशूड बाय द आरसीएम रेसिपिएंट विद टैक्स पेमेंट का प्रूफ, डॉक्यूमेंट जो आईएसडी इशू करता है, बिल ऑफ एंट्री। लेकिन डिलीवरी चालान और बिल ऑफ सप्लाई टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट नहीं होते। जो टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होगा उसके ऊपर कुछ मैंडेटरी डिटेल्स होनी चाहिए। कौन सी? एक तो सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों का जीएसटी नंबर, डिस्क्रिप्शन और वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विस प्रोवाइडेड, टैक्स का अमाउंट और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो। अगर सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू इशू ई इनवॉइस, अगर ई इनवॉइस इशू करने के लिए सप्लायर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो ई इनवॉइस इशू नहीं करता या फिर ई इनवॉइस के ऊपर आईआरएन मेंशन नहीं है, तो हम मानेंगे कि भैया वैलिड टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट नहीं है और उसके बेसिस पे आप आईटीसी नहीं ले सकते हो। उसके बाद जो डेबिट नोट इनवॉइस के बेसिस पे आप इनवॉइस लेना चाहते हो, वो सप्लायर ने अपने जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फैसिलिटी या जीएसटीआर 1A में अपलोड कर दिया है और वो रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2D में आ गया है, तो ऐसे केस में आप आईटीसी ले सकते हो। जितना जीएसटीआर 2D में आईटीसी दिखेगा उतना ही आप आईटीसी ले पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। लेकिन 3 केसेस ऐसे जहाँ पे अप्लाई नहीं होता। अगर आपने आरसीएम की सप्लाई ली है, इंपोर्ट का आईजीएसटी पे किया है, आईएसडी से क्रेडिट आया है, तो इन सब केसेस में भले ही आपके जीएसटीआर 2D में ना दिख रहा हो तो भी आप उसका आईटीसी ले सकते हो। आपको गुड्स और सर्विस रिसीव हो जाने चाहिए, बिना गुड्स और सर्विस रिसीव करे आप आईटीसी नहीं ले सकते। अगर मान लीजिए आपने एक्स फैक्ट्री बेसिस पे गुड्स परचेज करे हैं, तो सामने वाले ने अपनी फैक्ट्री के बाहर ही गुड्स आपके हवाले कर दिए, तो वहीं पे मान लिया जाएगा कि आपने गुड्स रिसीव कर लिए। भले ही वो गुड्स आप ला रहे हो, आपका ट्रांसपोर्टर ला रहा है, कोई भी ला रहा हो, तो ऐसे केस में मान लिया जाएगा जैसे गुड्स डिस्पैच हुए आपको रिसीव हो गए तो आप तभी आईटीसी ले सकते हो। अगर इंस्टॉलमेंट और लॉट्स में रिसीव हो रहे हैं गुड्स एक ही इनवॉइस के अगेंस्ट, तो भैया जब आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट और लॉट रिसीव होगा तभी आप उसके ऊपर आईटीसी ले पाओगे। जो वर्कर को आपने डायरेक्टली डिलीवर करवा दिया या बिल टू शिफ्टिंग मॉडल में आपने किसी और बंदे को डिलीवर करवा दिया डायरेक्टली सप्लायर को बोल के, तब भी ये माना जाएगा कि आपने गुड्स और सर्विस रिसीव करे हैं और आप उसके ऊपर आईटीसी ले पाओगे। उसके बाद जो 2B में आपका आईटीसी आएगा उसको 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक होता है जो आप आईटीसी ले सकते हो, दूसरा रेस्ट्रिक्टेड। तो रेस्ट्रिक्टेड वाला जो आईटीसी है वो आप नहीं ले पाओगे। 4th कंडीशन। 5th कंडीशन, जो भी टैक्स सप्लाई के ऊपर लगा था वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा दिया गया है। कैसे पता चलेगा सर? आईडी पता नहीं लग पाएगा, लेकिन अगर सामने वाले व्यक्ति ने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया, इसका मतलब उसने टैक्स पे नहीं किया, और जिस पीरियड के रिलेटेड उसने ये सप्लाई था जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया, तो रेसिपिएंट को 30 सितंबर तक वेट करना है। अगर नहीं डिपॉजिट करवाता है तो उसके बाद उसको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा और 30 नवंबर तक रिवर्स करना पड़ेगा। अगर बाद में पे कर देते हैं गवर्नमेंट को टैक्स तो ऐसे केस में वापस मिल जाएगा, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं रहेगी। फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39, तो भैया रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ेगी जीएसटीआर 3B जिसमें आप आईटीसी क्लेम करोगे, वरना आपको आईटीसी नहीं मिल पाएगा। ये 6 कंडीशन थी। और कुछ स्पेशल बात करेगी कि टाइम लिमिट है मैक्सिमम, कितने टाइम लिमिट तक आप आईटीसी ले सकते हो। तो जब का आपका इनवॉइस और डेबिट नोट है वो जिस फाइनेंशियल ईयर के रिलेटेड है, वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जो 30 नवंबर आएगा, और जब आप एनुअल रिटर्न फाइल करोगे उस फाइनेंशियल ईयर की विच एवर ईयर आपका क्या हो जाएगा, टाइम लिमिट हो जाएगा जब तक आप आईटीसी ले सकते हो। अच्छा, अब ध्यान रखना, इनवॉइस और डेबिट नोट किस साल के रिलेटेड है वो मतलब नहीं है, कब इशू किया गया उससे मतलब है, कब उसकी ड्यू डेट है उससे मतलब नहीं है, कब एक्चुअल में इशू किया गया उससे मतलब है। अच्छा, अगर जब आपका टाइम लिमिट चल रहा था उस दौरान गवर्नमेंट ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया और बाद में रजिस्ट्रेशन रिवोक कर दिया, लेकिन तब तक आपका टाइम लिमिट खत्म हो चुका है, तो ऐसे केस में आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। जब आपका कैंसिलेशन रिवोक किया गया वहां से 30 डेज मिलेंगे, उसके अंदर जो भी रिटर्न आप फाइल करोगे उसके अंदर आप ये क्लेम कर सकते हो आईटीसी। उसके बाद रेसिपिएंट को 180 डेज के अंदर पेमेंट करना है सप्लायर को। अगर 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करता है तो भैया रेसिपिएंट को जो आईटीसी है वो रिवर्स करना पड़ेगा अलोंग विद 18% इंटरेस्ट पर एनम। कब रिवर्स करना पड़ेगा? इनवॉइस से 180 डेज काउंट होंगे, जिस महीने में 180 डेज कंप्लीट हो गए उस महीने की जीएसटीआर 3B में रिवर्स करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कब से लगेगा? जब आपने उस आईटीसी को यूटिलाइज कर लिया से लेकर के जब आप उसको रिवर्स करोगे। अगर आपने प्रोपोर्शनेट पेमेंट कर दिया है तो जितना पेमेंट कर दिया उसके लिए आपको आईटीसी मिल जाएगा, बाकी के लिए आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बाद में पे कर देते हो तो बाद में फिर आपको आईटीसी वापस मिल जाएगा, वहां पे कोई टाइम लिमिट भी नहीं लगेगा। लेकिन ये जो 180 डेज वाला रूल है वो 3 जगह पे अप्लाई नहीं होता। अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में है, डीम्ड सप्लाई अंडर शेड्यूल 1 या एडिशन किया गया है तो पेमेंट टू थर्ड पार्टी आपने किया सप्लायर के बिहाफ पे, उस वजह से एडिशन किया गया है, तो
ठीक है। उसके बाद कैपिटल गुड्स के ऊपर आप अगर जीएसटी पे करते हो तो या तो आप उसका आईटीसी ले लो, अगर आईटीसी नहीं लेना है तो उसको कैपिटलाइज करके उसके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ले सकते हो। दोनों में से कोई एक काम कर सकते हो। ये आपका अभी तक का